हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे एसएसटी के पेपर्स को जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। जो मुझे आइडिया नहीं है कि ये किस ईयर का है। जहाँ तक आई गेस जो है 2016 का पेपर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को बिना टाइम वेस्ट किए। और आपको पता ही होगा तो एसएसटी के एग्ज़ाम में जो है 60 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। और इस 60 क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन जो है नॉर्मल जीएस बेस्ड पे आते हैं, जीके बेस्ड होते हैं। और जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके होते हैं पेडागॉजी बेस्ड। तो चलिए आज पेपर सॉल्व करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। आज का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मनुष्य ने जो है कुछ क्षेत्रों में जो लगभग 6000 वर्ष पहले गाँव में रहना प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से वो कौन से क्षेत्र थे, ठीक है। मतलब मनुष्यों के द्वारा जो है जो बस्तियां बसाई गई थी वो वहीं से ही इस जगह क्षेत्र से बसाई गई। मतलब इसके जो है प्रमाण मिलते हैं उसके बारे में। चलिए तो देखिए ऑप्शंस में नर्मदा के आसपास का क्षेत्र है, ये सुलेमान तथा किरधर पहाड़ियाँ क्षेत्र है, या गंगा या यमुना दोआब है, या दक्कन और कोंकण है। तो देखिए 8000 साल पहले जो गांव बसे थे वो थे सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ। सुलेमान की पहाड़ी जो है वो अफ़गानिस्तान में है, ध्यान रखिएगा अफ़गानिस्तान में है। और यहीं पे जो किरधर की पहाड़ियाँ हैं वो आपको मिलती हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये उन पहाड़ियों से ही जो है जीवन का जो है गाँव में रहना लोगों ने शुरू किया था, ठीक है। चलिए इसका आंसर बी नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के रूप में जो है जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए गंगा का दक्षिणी क्षेत्र है ये, या फिर गंगा या यमुना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगध जो है, मगध का नाम ही बहुत बड़ा है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, या गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, या गंगा का उत्तरी क्षेत्र, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। देखिए इसका आंसर क्या होगा। यह है गंगा का जो है दक्षिणी क्षेत्र, ध्यान रखिएगा गंगा का दक्षिणी क्षेत्र है। मगध जो है आज के समय में पटना गया ये क्षेत्र को कहा जाता है। इसका उल्लेख जो है आपको अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा अथर्ववेद में। और 16 जनपदों में, ध्यान रखिएगा 16 महाजनपदों में एक जनपद मगध भी है जो कि सबसे शक्तिशाली है, ध्यान रखिएगा। सब इन सारे 16 जनपदों में सबसे जो शक्तिशाली जो है राज्य माना जाता था वो है मगध, देख। और इसके जो है राजा थे, शासक थे, वो हर्यक वंश थे, ठीक है। हर्यक वंश के राजा थे, शासक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है। भारत के लोगों का एक समूह है, ठीक है, जिनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। वे डैश रहते हैं, किस क्षेत्र में रहते थे, ठीक। तो दक्षिणी भारत, उत्तर भारत, पश्चिमी भारत, या उत्तर पश्चिमी भारत में। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। ये भारत के जो है ऋग्वेद में जिनका उल्लेख मिला है वो है उत्तर पश्चिमी भारत में ये क्षेत्र में रहते थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये उत्तर पश्चिमी भारत में क्षेत्र में रहते थे। और ये जो थे ये आर्यों के संबंध में ये बात कही जा रही है, आर्यों के लिए ये बात कही जा रही है। और जो कि जो है, और आर्यों के लिए जो है ऋग्वेद में जो है ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में ही आर्यों के नाम का जिक्र है। 5 जो है कबीले जो है आपको इनका वर्णन मिलता है, 5 कबीलों का इनका वर्णन मिलता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ऋग्वेद, अच्छा एक और बात है, ऋग्वेद की कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद की भाषा क्या थी। तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। ध्यान रखिएगा घूमते रहने का कारण नहीं था। तो एक स्थान पर रहने से जो है संसाधनों की कमी हो जाती थी, या उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, और संसाधनों के लिए अन्य आखेटक जो है खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, या जल संसाधनों के लिए खोज के लिए रहना। तो क्या है इसका सही जवाब। देखिए तो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था, वो था कि संसाधनों के लिए अन्य आखेटक जो है खाद्य संग्रहों के लिए संघर्ष करना। देखिए जो थे लोग थे आखेटक, जो लोग थे जो घूम घूम करके जो है शिकार करते थे, शिकार को अपना भोजन बनाते थे। तो उनके जो है संग्रह खाने का जो है इतना इंतज़ाम ही नहीं होता था कि ये संग्राहक के रूप में कार्य नहीं करते थे। मतलब खाद्य संग्रह इनका कोई नहीं था, ठीक है। इनके जो है प्रमाण आपको जो है समूह में रहने का कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है। तो किसी तरीके के जब समूह में नहीं रहेंगे तो युद्ध जैसा वगैरह कुछ होता ही नहीं है ना। शिकार, फल फूल, इसका इन सब चीज़ों में इनका जीवन व्यतीत होता था, ठीक है। तो इसका सही जवाब है
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव इतिहास में कौन सा जो है काल युग सबसे लंबा माना जाता है? पुरापाषाण, महापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल। तो देखिए जो सबसे लंबा माना जाता है प्रारंभिक है, यह है पुरापाषाण काल। इसको प्रारंभिक जो है काल भी कहते थे, ध्यान रखिएगा, इसको प्रारंभिक काल कहते थे। यहीं से ही मानव की जो है सभ्यता का प्रारंभिक काल है, यहीं से मानव सभ्यता प्रारंभ होती, मतलब मानव सभ्यता जो है मानव सभ्यता प्रारंभ होती है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी से ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है? देखिए हड़प्पा स्थल के बारे में नहीं है। लोथल, बंगा, कालीबंगा, ये रोपड़ या चिरौंद। तो देखिए आपको पता होगा चिरौंद जो है वो हड़प्पा स्थल नहीं है, ये एक पुरातात्विक स्थल है जो कि बिहार में आपको मिलेगा। बिहार में ये एक पुरातात्विक जो है स्थल है, ध्यान रखिएगा, ये एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। चलिए और बाकी सभी जो है हड़प्पा कालीन स्थल है। चलिए इसके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि लोथल जो है ये आपको आज के समय में गुजरात का स्थल है, ध्यान रखिएगा, लोथल गुजरात में पाया जाता है। यहाँ पे जो है भगवा नदी बहती, ध्यान रखिएगा, भगवा नदी थी एक समय, जो है भगवा नदी बहती थी, और इसी को लोथल को मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें से लोथल को देखिए, इसे लघु वन सेकेंड, लघु हड़प्पा भी कहते हैं, हड़प्पा इसको। तो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा यहाँ पे जो है एकमात्र जो है हड़प्पा कालीन जगह है जहाँ पे आपको बंदरगाह मिलता है, ध्यान रखिएगा, बंदरगाह एक ही जगह है जो यहाँ मिलता है, और यहाँ से हमें हाथी दांत प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा, हाथी दांत हमें प्राप्त हुआ था, ठीक है। इतने पॉइंट आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा जो है यह आपको जो है क्षेत्र आपको मिलता है, राजस्थान का क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जो है क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, जुता हुआ खेत के प्रमाण मिले हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, है ना। और यहाँ पे जो है एक पल्ले वाला दरवाजा आपको प्राप्त मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपड़ जो है वो आपको मिलता है पंजाब में, ये पंजाब का क्षेत्र है जहाँ पे जो है ये सतलज नदी के आसपास बचा वाला क्षेत्र, सतलज नदी के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कालीबंगा जो है ये घग्घर जो है नदी थी वहाँ का आसपास का क्षेत्र, तो याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं, ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है। चलिए, युरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख मिलता है, किस रूप में मिलता है? जन है, ये राष्ट्र है, या राजन है, या दस्यु है? तो देखिए ये जन के रूप में इनका उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा, जन के रूप में उल्लेख मिलता है। कई जगह जो है कबीले भी इसे कहा जाता था, एक वक्त जो है इन्हें कबीले कहते थे, ध्यान रखिएगा, कबीले कह लो या जन कह लो, कुछ भी कह लो। ऋग्वेद में जो है इन जनों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद में 5 आर्यों के कबीले हैं, ये ध्यान रखिएगा, पुरु, यदु और भरत, ये आर्यों के कबीले हैं, ठीक है। और इन शब्दों का जन शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद में करीब करीब 275 बार हुआ है। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। जन का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार हुआ है, और इन सारे जो है वेदों की बात कर रहा है, देखिए, तो वेद आपको पता होना चाहिए कि किस वेद में, तो ऋग्वेद में इसको 275 बार जगह दिया गया है, और ये कबीले होते थे, आर्यों के कबीलों के नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सफ़ी और हनफी ये है क्या? इस्लामिक वास्तुकला शैली है, ये सऊदी अरब में स्थान है, यह न्याय के जो है इस्लामी सिद्धांत है, या 2 इस्लामी शासक हैं, कौन है? तो देखिए सफ़ी और हनफी जो हैं ये न्याय के जो है इस्लामिक सिद्धांत कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। न्याय, सफ़ी जो है, और इस्लाम के जो है कई और जो है कानूनी शैलियाँ हैं जो है, उसको जो है बोलते हैं कुरान, ध्यान रखिएगा। इस्लाम की दृष्टि से कुछ और नाम याद रखिएगा, कुरान और हदीस, ठीक है, कुरान, हदीस और इजमा, ध्यान रखिएगा, इजमा और है कयास, ठीक है, ये 4 और नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी जो है इस्लामी सिद्धांत इसी पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, दंत्यदुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वो है, देखिए,
तो दंत दुर्ग नाम का एक शासक था जिन्हें हिरण्यगर्भ नामक जो है एक पूजा पाठ अनुष्ठान किया था। वो कौन था? चोल राजा था, प्रतिहार प्रधान था, राष्ट्रकूट था, पल्लव प्रधान था। तो देखिए दंत दुर्ग जो है इस ये राष्ट्रकूट प्रधान थे। राष्ट्रकूटों जो राज्य की स्थापना दंत दुर्ग ने की थी, ठीक है। और इनका जो है इन्होंने जो है उज्जैनी, ध्यान रखिएगा, उज्जैनी, ध्यान रखिएगा, उज्जैनी पे जो है कब्जा करने के बाद जो है इन्होंने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कराया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है शासक के दौरान जो है किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व जो है एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जमींदारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयत बंदोबस्त या महलवाड़ी बंदोबस्त? तो देखिए बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ये महलवाड़ी बंदोबस्त के तहत ये व्यवस्था की गई थी, जिसका जो है टैक्स जो है कलेक्शन का काम था। वो गांव का एक मुखिया जो है उसको टैक्स कलेक्ट करता था। मान लीजिए गांव का प्रधान टैक्स करता था और फिर वो प्रधान जो है उस टैक्स को कंपनी को अदा करता था, ठीक है। ये किस किस क्षेत्र में था? तो देखिए ये यूपी में था, पंजाब में आपको ये मिल जाएगा, आपको ये पंजाब में ये कानून व्यवस्था लागू की गई थी। और भारत के जो है मध्य प्रांत क्षेत्र में आपको ये व्यवस्था लागू की गई थी। और भारत के करीब करीब 30% जो है, ध्यान रखिएगा, 30% क्षेत्र में लागू किया जाए। परीक्षा की दृष्टि से ये पॉइंट आप याद करिएगा, परीक्षा की दृष्टि से, कि भारत के जो है कितने प्रतिशत क्षेत्र पर यह लागू किया गया था। तो महलवाड़ी जो है बंदोबस्त वो 30% क्षेत्र पर लागू किया गया था, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रांत में, ठीक है। अच्छा, ये क्यों व्यवस्था लागू की गई थी? इससे पहले जो है व्यवस्था दी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में क्या तहत था कि एक लगान प्रणाली आपको अपनाई गई थी, है ना, कंपनी के द्वारा से, और वो लगान इनको लेना पड़ता था। इसको सूर्योदय कानून भी कहते थे, लगान भी कहते थे। मतलब एक टाइम पीरियड के बाद जो है आपको लगान पे करना पड़ता था, ठीक है। फिर इसमें तो क्या था कि जो लोग लगान नहीं टैक्स पे कर पाते थे, कंपनी उनके ऊपर जो है उनकी ज़मीन ले लेती थी। तो चीज़ें जो है थोड़ा सा वो हो जाती थी कि लोग इतना कंपनी के खिलाफ हो जाते थे। अब महलवाड़ी बंदोबस्त के तहत लोगों की इतनी अकल तो होती नहीं थी उस समय। अब इन्होंने महलवाड़ी के बंदोबस्त के तहत जो है गांव के मुखिया को जो है टैक्स कलेक्टर बना दिया। अब वो टैक्स कलेक्ट करना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती थी। अगर मान लीजिए टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाता था तो जो है कंपनी जो है उसको जो है हड़काती थी। तो अब ये गांव का मुखिया जो है गांव का आदमी है, और गांव का आदमी जो है गांव के ही आदमी की ज़मीन पे कब्जा करने का प्रयास करता है, कोशिश करने का प्रयास करता है, छीनने का प्रयास करता है। तो लोगों को लगता था कि यही माई बाप हैं हमारे और यही माई बाप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो ये लोग कंपनी की तरफ जाते तो कंपनी कुछ मतलब रियायत दे देती थी। तो ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो ये बाकी व्यवस्थाएं थी। जमींदारी बंदोबस्त, कुछ लोगों को जो है कुछ जमींदारी बंदोबस्त के तहत क्या होता था कि कुछ क्षेत्र जो होते थे उसको जो है जमींदारी बांटी जाती थी। कि आप मान लीजिए कि आप कानपुर के जो है किसी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको उस क्षेत्र की जो है जमींदारी मिल जाएगी। आप जो है लगान मतलब जमींदारी भरिए, आप उस जमींदारी क्षेत्र लिए, फिर उसका जो है लगान आप पे करिए और जो भी कमाई हो आप अपना रख लीजिए। जैसे आज के नहीं किराएदारी होती है कि एक किराए का है भैया, हमने 50,000 रुपये में ये किराया ले लिया है, हम आपको 50,000 रुपये रेंट पे करेंगे, उसके बाद हम चाहे जो बिजनेस करें। तो ये जमींदारी व्यवस्था के था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मरुस्थल एक उदाहरण के तौर पे है? देखिए सुंदरबन, पश्चिमी घाट, लद्दाख और कोंकण। तो देखिए लद्दाख जो है वो मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा, वो मरुस्थल है शीत मरुस्थल कहते हैं, इसे शीत मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। सुंदरबन ये सब डेल्टाई क्षेत्र है, ठीक। और कोंकण जो है ये गुजरात का तटीय क्षेत्र है, सॉरी माफ कीजिएगा, केरल का तटीय क्षेत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो है कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? ध्यान रखिएगा, सत्य पूछा है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। पृथ्वी का जो है अक्ष एक वास्तविक रेखा जो इसके कक्षीय जो है समतल से 66.5, देखिए लिखने में थोड़ी दिक्कत थी इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। 66.5 जो है ये इस तरीके से ये लिखा है, इसी जगह यही 23.5 डिग्री जो है ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे 66.5 एक काल्पनिक रेखा के तौर पे दर्शाती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी नंबर है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सी नंबर है, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है और जो इसके जो है कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का एक कोण बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये पॉइंट। प्रदीप्ति वृत्त क्या है? तो वो वृत्त जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है, या वो वृत्त जो ग्लोब को पर दिन को रात से विभाजित करता है, या दिन और रात बराबर होते हैं,
ठीक है, विषुवत रेखा का वो स्थिति क्षेत्र होगा, या विशेष मध्या रेखा जो दोपहर 12:30 बजे जो है सूर्य की स्थिति होती है। तो देखिए इसका सही जवाब है वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, इसका आंसर है बी नंबर। ठीक है, लक्षद्वीप जो है समूह स्थित है कहाँ पे, भारत की जो है स्थिति के अनुसार ये कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। तो देखिए लक्षद्वीप जो है ये भारत में स्थित जो है द्वीप समूह है जो आपको मिलेंगे बंगाल अरब सागर में, ये द्वीप समूह क्षेत्र स्थित है। ठीक है, इसकी जो है राजधानी, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, ध्यान रखिएगा कवरत्ती इसकी राजधानी है। ठीक है, और 9 डिग्री चैनल जो है, ध्यान रखिएगा 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप जो है अलग करता है। लक्षद्वीप को जो है लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राजील में पाया जाने वाला जो है कंपोज है क्या है? एक जनजाति, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और एक परंपरागत नृत्य और एक उष्णकटिबंधीय पशु। तो देखिए जो ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोज जो है घास का मैदान है और ये एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे घास के मैदान याद करने हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको याद होने चाहिए। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और सवाना जो है, ध्यान रखिएगा सवाना घास का मैदान आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा अफ्रीका में, तो ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और लानोस जो है, ध्यान रखिएगा लानोस जो है आपको घास का मैदान मिलेगा, ये है आपको वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला में मिलेगा। और प्रेयरी जो है, प्रेयरी जो है घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा उत्तरी अमेरिका का घास है। और पेरिय पंपास जो है आपको घास का मैदान मिलेगा, वो है दक्षिणी अमेरिका में, ध्यान रखिएगा दक्षिणी अमेरिका में। और डाउन्स जो है घास के मैदान मिलेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, फिर से लिखने का प्रयास करता हूँ। डाउन्स जो है आपको ध्यान रखिएगा, डाउन्स जो है वो घास का मैदान मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान। ठीक है, और वेल्ड जो है घास के मैदान, वेल्स जो है घास के मैदान आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा दक्षिणी अफ्रीका में। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं याद है तो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के। ठीक है, कोलकाता जो है बंदरगाह जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी बहती है, तो ये बहती है नदी हुगली नदी, ध्यान रखिएगा हुगली नदी पर जो है स्थित है। ये एक नदी ये है और ज्वारी है जो क्षेत्र पर बसा जो है बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा नदी और ज्वारी पत्तन कहा जाता है। और इसी पत्तन पर जो है एक फरक्का बांध भी बना हुआ है, देखिए फरक्का बांध भी जो है बना हुआ है, ध्यान रखिएगा इतने पॉइंट्स आपको याद रखने। संसार में जो है किस महाद्वीप का जो सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है? देखिए तो ये यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। देखिए तो सबसे आंसर है इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में, सबसे कम पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये पॉपुलेशन करीब करीब जो है मान लीजिए 2 करोड़ से अधिक है, बस 2 करोड़ पॉपुलेशन। इतना तो हमारे यहाँ रेलवे का फॉर्म भरते हैं आप, देखिए समझ लीजिए इतने तो फॉर्म भरते हैं हम लोग, 2 करोड़ से अधिक बल्कि फॉर्म भरते हैं, 3 करोड़ लोग फॉर्म भर देते हैं रेलवे का, और इतनी तो पॉपुलेशन पूछ रहे महाद्वीप में, देखिए महाद्वीप में फॉर्म है ना। ठीक है, तो ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन आप बताइएगा हमें, ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है ये किसने की थी? ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा, नकल बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास जो है ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर से कहने वाला हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम्स में मैंने इसे क्वेश्चंस को देखा है, चाहे यूपी SSC का एग्जाम्स हो सकता है या SSC का कोई एग्ज़ाम हो सकता है। ये इन 2 खास जो है परीक्षाओं में जो है ग्रुप C, B और C जैसे एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाने वाला है। यहाँ तक कि ये एग्जाम्स में IAS के एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है और बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा। लद्दाख में आपको जो है गम्पास नाम का जो है क्षेत्र जगह एक चीज़ है जो आपको क्या है, वो बौद्ध है मंदिर है, बौद्ध के मंदिर है या बकरी की प्रजाति है या शॉल की किस्म है या बौद्ध भिक्षु को कहते हैं। तो देखिए लद्दाख में पाया जाने वाला जो गम्पास होता है वो बौद्ध विहार है, मंदिरों को कहते हैं। ये पर्वतों को काट करके जो है बनाए गए मंदिर होते हैं, वहाँ पे जो है बौद्ध भिक्षु जो है अपनी पूजा पाठ अर्चना करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अच्छा,
इसे गम्पास की जगह कई कई जगह देखिए एग्जाम में हो सकता है गोम्पा पूछ ले, गोम्पा, तो ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, गोम्पा भी होता है। इसका अर्थ होता है एकांत स्थान, ध्यान रखिएगा। ये बौद्ध मठ क्षेत्र होते हैं, बौद्ध के, बौद्ध जो है मठ होते हैं, ये मठीय क्षेत्र होते हैं। आपको ये क्षेत्र बहुत जगह मिलेंगे, तिब्बत में मिलेंगे। तो भारत में जो है, भारत में ही तिब्बत में, भारत के स्थान में देखा जाए तो आपको हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, HP लिख देता हूँ, तो हिमाचल प्रदेश में आपको ये मिल जाएंगे। और भाई देखा जाए तो भूटान में मिल जाएंगे आपको, तिब्बत में मिल जाएंगे, नेपाल में ये बौद्ध मठ इस तरीके के मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, भारत की दृष्टि से लद्दाख में जो है गम्पास पाया जाता है, ये बौद्ध मंदिर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उद्योग जो है अक्सर आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, पेट्रोलियम, ऊर्जा, यातायात और इस्पात। और कई बच्चे जो है इस क्वेश्चन को जो है गलत अभी भी मार्क कर रहे होंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आधुनिक उद्योग की जो है रीढ़ होती है वो इस्पात को कहा जाता है, स्टील को कहा जाता है। अच्छा, इसकी क्यों क्यों वजह है कि क्यों कहा जाता है? देखिए, सारा जो है सिस्टम इस्पात पे टिका हुआ है, मशीनरी से लेकर के उपकरण, जितना भी आधारभूत जो है संरचना हम देखते हैं वो सब इस्पात से बनती है, स्टील से बनती है। तो ये इतना बड़ा आधुनिक, इसके बिना जो है आप जो है फैक्ट्री खोलने का जो है सोच नहीं सकते। जितनी मशीनरी जो बनती हैं वो भी इस्पात से बनती, गाड़ी से लेकर के सबसे ज़्यादा गाड़ियों में जो है स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारा इस्पात जो है आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसीलिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत जो है इस्पात के उत्पादन में, भारत की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत जो है उत्पादन में जो है, उत्पादन में सेकंड पोजीशन पे, पहले चौथे नंबर पे था, अब सेकंड पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, ऑर्गेनिक खेती से आप क्या समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करें। तो फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है, या फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जो जीन्स में संशोधन किया जाता है। कई बार जो होता है फसलों की जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो है हम उसके जो है जेनेटिक्स को जो है छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं। इसका एक बेस्ट उदाहरण है बीटी बैगन, बैगन की जो है एक नई प्रजाति आई थी बीटी बैगन, उसी को कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जीन्स को छेड़छाड़ करके जो बनाया गया था, ठीक है। प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशक जो है प्रयोग किया जाता है, या भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी गई है? तो देखिए, इसका सही जवाब है C नंबर, प्राकृतिक खाद। ऑर्गेनिक खेती में जो है हम प्राकृतिक खादों का प्रयोग करते हैं, और पेस्टिसाइड्स का जो मतलब पेड़ पौधों पे जो है कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। और पूरी तरीके से जो है ऑर्गेनिक खेती का मतलब है प्राकृतिक खादों पर। इससे क्या होता है, मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और हम जो है खाद जो है एक नई जो है खाद्य प्रणाली अपना करके, मान लीजिए यही प्राकृतिक खाद्य प्रणाली अपना करके जो है प्रोडक्शन, उत्पादन को भी हम बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है। भारत का एक इकलौता ऐसा राज्य है जो ऑर्गेनिक खेती में जो है पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती पे डिपेंड है, मतलब ऑर्गेनिक खेती करता है, रासायनिक खेती बिल्कुल भी नहीं करता, वो है सिक्किम। ध्यान रखिएगा, सिक्किम जो है आपको जो है ऐसा राज्य मिलेगा जो ऑर्गेनिक खेती पूरी तरीके 100% जो है ऑर्गेनिक खेती है, जैविक खेती वाला राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब अगले 5 वर्षों के लिए जो है अनाज का सुरक्षित भंडार बनाए रखती है सरकारें, या सरकार जो है अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है, ये सरकार बेहतर तरह सुरक्षित व्यवस्था के लिए जो है ऑर्गेनिक खाद्यों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है, या खाद्य सुरक्षा जो है बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी जो है समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य की सुविधा उपलब्ध हो। तो देखिए, इसका सही जवाब है D नंबर। ध्यान रखिएगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 2013 में। खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो है एक अधिनियम पारित किया था देश में जो है 2013 में, जिसमें खाद्य की चोरी नहीं करनी है। जो है खाद्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीनी का उत्पादन कम हो रहा हो देश में तो फिर चीनी का जो है भंडार करने लग जाओ आप लोग, है ना। तो इस समय जो है ऐसे में जो है आपका सज़ा का प्रावधान भी है, जेल हो सकती है आपको। तो इसलिए ऐसे सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से लाया गया था लोगों को जो है, ताकि लोगों को सारी जो है रेट बढ़े बिना जो है खाद्य की आपूर्ति होती रहे। ऐसा क्या होगा कि मान लीजिए चीनी, आपको बीच में कई बार देखते हैं कि किसी चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं तो दुकानदार जो है उस चीज़ को बेचना ही बंद कर देते हैं, उसको प्रोडक्शन कोने में रख लेते हैं, मतलब बोरी की बोरी रखे रहते हैं, या जो है बड़े बड़े जो है डीलर्स होते हैं वो बेचना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर जो चीज़ अभी 100 रुपये की मान लीजिए दाल मिल रही, कल आने वाले समय में 120 रुपये 140 में होगी,
ठीक है, तो उनको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। अगर ऐसी दृष्टि में अगर मान लीजिए किसी को पता चल जाए तो जेल हो सकती है। ठीक है, खाद्य पर्याप्त और सुरक्षित और पौष्टिक जो है खाद्य की सुविधा प्रोवाइड करने की दृष्टि से ये लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन है। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल, तो देखिए सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी और केजी6। तो देखिए सीएनजी जो होती है गैस जो होती है, ठीक है, जिसको जो है वो आजकल जो है गाड़ियों में सीएनजी गैस भी पड़ने लग गई है। ठीक है, जो कि एक तो ज़्यादा माइलेज भी देती है, ठीक है, और यह जो है पर्यावरण को नुकसान भी नहीं करती। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें 90% जो है मीथेन, इथेन और प्रोपेन जो है मिक्सचर मिला मिला होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह पर्यावरण को नुकसान बिल्कुल नहीं करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं वर्षा को मापने के लिए, मतलब बारिश को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, समुद्र के स्तर को नापने के लिए। तो देखिए बैरोमीटर का जो है ये वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में अगर मान लीजिए एकदम से जो है वायुमंडलीय दाब, मतलब बैरोमीटर में जो भी मानक, जैसे मान लीजिए एक ये है बैरोमीटर में जैसे यूनिट दिया हुआ है, अगर मान लीजिए इस यूनिट में एकदम से गिरावट आ जाए तो ये संकेत होता है तूफान के आने का। ध्यान रखिएगा, तूफान के आने का। और अगर मान लीजिए पहले गिर जाए, पहले तेजी से गिर जाए और फिर धीरे धीरे बढ़े, फिर धीरे 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 बढ़े, तो ये संकेत होता है वर्षा का। ध्यान रखिएगा, ये संकेत होता है वर्षा का। और वायु दाब जो है मापने की जो है इकाई होती है, ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय दाब मापने की जो इकाई होती है उसे हम मिली बार में मापते हैं, एमबी, मिली बार में मापते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। मैं सिर्फ आपको उतनी बातें बताता हूँ जो अक्सर आपने, अगर आप पेपर देते हैं तो आपने खुद भी ये देखा होगा कि बैरोमीटर से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं अक्सर यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और इनको याद रखिए, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक, संविधान के अनुसार जो है राज्य के कितने अंग होते हैं, देखिए, तो राज्य के कितने होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो आंसर है इसका सही है 3। इसके जो है राज्य के 3 अंग होते हैं। कौन से होते हैं, देखिए, विधायिका का प्रमुख कार्य होता है कानून माफ कीजिएगा एक सेकेंड, विधायिका का जो काम होता है वो है कानून बनाना। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आता है कार्यपालिका, जिसका काम होता है कानून जो है उस बनाए हुए कानून को लागू करना। और फिर न्यायपालिका का होता है कि अगर कहीं पे भी न्याय की कोई दिक्कत हो रही है तो न्यायपालिका का काम होता है न्याय दिलाना। ठीक है, तो ये 3 अंग होते हैं प्रमुख। ठीक है, एक किसी भी राज्य में ये 3 होते हैं, एक कानून बनाता है, एक लागू करता है और एक जो है और न्याय की व्यवस्था को जो है बनाए रखता है। ठीक है, तो ये एक प्रमुख अंग है राज्य के। आंसर आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघवाद से क्या तात्पर्य है। देश में जो है एक से ज़्यादा जो है स्तर की सरकार का होना, देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, या केवल जो है केंद्रीय सरकार को जो है कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए, यह न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है। ध्यान रखिएगा, तो देखिए संघवाद का मतलब है कि देश में जो है एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होना। कैसे, मतलब संघवाद में जो है एक देश के जो है स्तर पर जो है एक सरकार होती है और राज्यों के स्तर पर जो है कई जो है सरकारें होती हैं। ठीक है, तो यही इसका संघवाद का मतलब होता है, एक संघ की सरकार और प्रत्येक राज्य में जो है संघ की विभिन्न इकाइयों होना जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक राज्य में यदि एक राजनेता ये तय करता है कि उसके राज्य में केवल राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ध्यान रखिएगा, उसके राज्य में ही कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन सा जो है उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए उसे कार्य करने की स्वतंत्रता ही नहीं है, तो इसका मतलब है उसको स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसका रोक लिया गया है। ये अनुच्छेद 1 में जो है इसके अंतर्गत जो है बात कही गई। व्यक्ति की जो है स्वतंत्रता, उसको कार्य करने की स्वतंत्रता, उसको यहाँ से कहीं भी मतलब कहीं भी ट्रैवल करने की स्वतंत्रता, उसको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता, उसके अपने मनपसंद व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, है ना, उसे, तो ये सारी स्वतंत्रताएं जो है एक जो है राज्य सरकार जो है, हमारा जो है संविधान जो है एक व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के रूप में दिया है। ठीक है, तो इस पर राज्य रोक नहीं लगा सकता, लेकिन ध्यान रहे कुछ हदों पर जो है इस पर रोक लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब रोक लगा ही नहीं सकता, लेकिन कुछ कारणवश जो है
कुछ टाइम पीरियड के लिए मान लीजिए कोई रोक लगाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए देश में जो है इमरजेंसी लगी है, तो राज्य में जो है आप कहीं भी आचरण, कहीं भी दौड़ भाग कर सकते हैं, या नौकरी कर सकते हैं, या आप कहीं भी दुकान धंधा कर सकते हैं। इस पर रोक लगाया जा सकता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको नहीं मिलेगा आपको, है ना। जैसा कि कोरोना टाइम पीरियड में देखिए दुकानें बंद हो गई, तो जाना, ट्रैवल बंद हो गया, लोगों का इधर उधर निकलना बंद हो गया, घर से बाहर तक निकलना बंद हो गया। तो ऐसे दृष्टि में जो है आप ना ये नहीं कह सकते कि मेरे जो है स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य लगा सकता है लेकिन कुछ जो है शर्तों के साथ। राज्यसभा में जो है अधिकतम डैश हो सकते हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं, तो देखिए 225, 235, 245, 260। तो देखिए अधिकतम जो है संख्या हो सकती है 250, इसमें ऑप्शन नहीं है। ध्यान रखिएगा 250 अधिकतम संख्या हो सकती है, जिसमें से अभी इस समय राज्यसभा में जो है अधिकतम संख्या है 245, ठीक है। और 12 जो है सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति चुनता है, 12 सदस्य जो है प्रेसिडेंट चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और राज्यसभा का जो उल्लेख है वो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 80 में आपको इसका उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारी व्यवस्था में जो है संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है। क्यों? तो इससे जो है कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, इससे जो है न्यायपालिका को जो है नज़रअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है, यह संसद की में जो है सभी शक्तियाँ जो है प्रदान की गई हैं इसको। तो देखिए संसद जो है 3 लोगों से मिलकर बनती है। लोकसभा, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट आप याद रखिएगा, कई बच्चे जो है ये अक्सर जो है लोकसभा, राज्यसभा और एक बनता है राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा इन 3 लोगों से ही संसद बनती है। लोकसभा और राज्यसभा का काम होता है जो है जो भी जो कानून पारित होना होता है, पास करना होता है, वो पास करने के बाद जो है राष्ट्रपति के पास जो है उसकी सहमति की ज़रूरत होती है, उसके साइन की ज़रूरत होती है। तो इन 3 लोगों के माध्यम से बनता है। और इन जो है लोकसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा में जो है लोग जनता द्वारा चुने हुए जाते हैं, तो ये जनता का इसलिए कहा जाता है संसद जो है जनता का प्रतिनिधित्व करती है, संसद जनता के लिए कार्य करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। भारतीय जनतंत्र में जो है कार्यकारी का क्या अर्थ है, कार्य है, ठीक है। तो देखिए जनतंत्र में कार्यपालिका का एक तरीके से, तो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, विधायिका जो है कानून बनाती है और कार्यपालिका उस कानून को जो है जमीनी हक, जमीनी मतलब राज्यों, उसके क्षेत्रों में जो है लागू करने का उसका काम होता है। तो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना उसका प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? ध्यान रखिएगा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है अभिसारी, मनन और उत्पादन और निगमन। ध्यान रखिएगा। तो इसका देखिए आंसर है इसका जो है उत्पादक जो होता है वो सृजनात्मक चिंतन का एक अनिवार्य गुण माना जाता है, ठीक है। एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न जो है मुद्दों की जो है भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? एक कहीं चुनाव चल रहा है, चुनाव का मुद्दा चल रहा है, तो आपके लिए कौन सा मुद्दा क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका सही जवाब दीजिए। ये तो कम से कम सही जवाब होना चाहिए आप लोगों से, मैं उम्मीद करूँगा। न्यूज़पेपर के संपादनों के दिए गए जो विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना, या प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उनकी जो है सर्वाधिक समर्थन जो है कारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना, या राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानिक तौर पर जो है सर्वे करना, या विभिन्न पार्टियों के लिए जो है राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों द्वारा जो है समर्पित समय की तुलना और विश्लेषण करना। देखिए सही जवाब क्या हो सकता है। तो प्रत्येक पार्टी की जो है क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या वो जो है चुनावी उनके क्या मुद्दे हैं, वो क्या जो है लोगों को किस तरीके की जो है सुविधाएं प्रोवाइड करना चाहेंगे, ये हमें जानना चाहिए और उसका विश्लेषण करना चाहिए कि कौन सा पार्टी के लोग क्या झूठ बोल रहे हैं। आज के एक समय में तो खैर ये चीज़ जानना हो ही नहीं चुका है, ये तो भूल ही गए हैं लोग देखना कि क्या प्राथमिकताएँ लोगों की। एजुकेशन बंद होकर के दूसरी चीज़ें हो गई हैं। चलिए खैर इस बारे में बात नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में जो है द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? देखिए क्वेश्चंस को गौर से पढ़िएगा। केंद्र में द्वैध शासन की बात कही जा रही है, तो ये देखिए किस अधिनियम के अंतर्गत है। 1909 के अधिनियम है, या 1919, 1935, 1947। तो देखिए केंद्र शासन में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई है, वह 1935 के अधिनियम में ये व्यवस्था की गई है। ध्यान रखिएगा 1935 में एक और चीज़ें थी, एक नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की बात भी कही गई थी। ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत जो है द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत जो है हमने 2 भागों में चीज़ों को बांटा है।
एक आरक्षित विषय होगा, आरक्षित विषय ध्यान रखिएगा, और एक हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित जो है विषय है। ठीक है, तो ये दो विषयों में हमने इन चीज़ों को बांटा है। ठीक, और प्रांतों में द्वैत शासन जो है, यहाँ से जो है प्रांतों, ध्यान रखिएगा 1935 से जो है प्रांतों में जो है द्वैत शासन की जो है स्थापना प्रांतों में की गई है। ध्यान रखिएगा, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई है और केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था जो है 1935 में की गई। ये पॉइंट आप अक्सर जो है बच्चे जो है गलत कर देते हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। केंद्र में जो है द्वैत शासन की व्यवस्था 1935 अधिनियम के द्वारा की गई है, और प्रांतों में जो है द्वैत शासन की व्यवस्था जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 में की गई है। दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आज का टारगेट जो है ज़रूर टारगेट मत भूलिएगा, 50 लाइक्स का टारगेट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।